हेलो फ्रेंड्स, विनायका हिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिस टॉपिक का नाम है कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। इस टॉपिक पे शीत युद्ध के बारे में हम पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये शीत युद्ध क्यों कहा जाता है। उसके बाद दूसरा एक ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो में कि जो शीत युद्ध हुआ था या जो कोल्ड वॉर हुआ था, उस कोल्ड वॉर की उत्पत्ति कैसे हुई या उसका ओरिजिन कैसे हुआ। फिर उस ओरिजिन के बाद हम लोग इस कोल्ड वॉर के जो मेन कारण है, कॉजेज है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो कोल्ड वॉर के दौरान कुछ घटनाएं हुई, जैसे कि आप देखेंगे कोरियन वॉर है, वियतनाम वॉर है या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, इन चीजों के बारे में जानेंगे। और फिर आखिरी में यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो 1990 का दशक है उसके बाद से सोवियत संघ का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ या उसका जो विघटन हुआ, उस विघटन के बाद से कैसे जो ये कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई और उसके परिणाम क्या हुए, इन सारे मुद्दों पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि कोल्ड वॉर क्या है उसको जाने, और कोल्ड वॉर को जानने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कोल्ड वॉर की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई। क्योंकि जो कोल्ड वॉर है, हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस कारण से पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक तरह से दो ग्रुप में बंटना शुरू हो गया था, या कहें कि दो ग्रुप में बंट चुका था। और उन्हीं दो गुटों को लेकर के हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे चल के उन दोनों ही गुटों ने अपने अपने गुटों में दूसरे देशों की संख्या बढ़ाने के लिए, या कहें कि अपने विचारधारा को बढ़ाने के लिए, अपने गुट के पावर को बढ़ाने के लिए कैसे एक तरह से गुटबंदी करना शुरू किया, जिसका नतीजा जो है शीत युद्ध के रूप में हमारे सामने आया। अगर हम शीत युद्ध की बात करें कि इसे शीत युद्ध क्यों कहते हैं, तो आप देखेंगे कि पूरे शीत युद्ध के दौरान अगर हम अगर हम बात करते हैं यूएस की और यूएसएसआर की, तो पूरे शीत युद्ध के दौरान कभी भी इन दोनों ही देशों की सेनाएं, चाहे हम यूएस की बात करें या हम यूएसएसआर की बात करें, दोनों ही देशों की सेनाएं आपस में आमने सामने डायरेक्टली कभी भी नहीं आई, और ना ही कभी इनके बीच में डायरेक्टली कभी युद्ध हुआ। ये जो युद्ध हो रहा था वो केवल लोगों के, आप देखेंगे कि विचारधारा का एक लड़ाई थी। इसमें किसी वेपन का प्रयोग नहीं किया गया, किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि ये युद्ध लोगों के दिमागों में लड़ा गया। एक तरह ऐसा माहौल बनाया गया था जिस माहौल में बस ये जरूर लगता था कि युद्ध हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग तो इस सिचुएशन को इस तरह से देखने लगे थे कि हो सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि इतना विनाशकारी हुआ था पूरी दुनिया के लिए, उसके बाद से एक और नई जो युद्ध है वो ना शुरू हो जाए और एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो ना शुरू हो जाए। लेकिन यहां पे हुआ ये कि कहीं भी किसी भी तरह से रूसी सेना और अमेरिकी सेना आमने सामने कभी भी युद्ध करते हुए नजर नहीं आई, बल्कि इस दौरान में यह जरूर हुआ कि दोनों ही देशों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है वो खूब बड़े तरीके से बढ़ा चढ़ा के करने की कोशिश की और एक दूसरे को धमकियां लगातार देते रहे, जिसमें अटैक करने की बात, आक्रमण करने की बात लगातार उनके आप देखेंगे कि भाषणों में शामिल होता रहा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि ये युद्ध कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा गया, किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं लड़ा गया, इसीलिए इसको हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि ये शीत युद्ध जो हो रहा था या कोल्ड वॉर जो हो रहा था, उस कोल्ड वॉर के होने के क्या कारण थे, उसके कौन से ग्रुप थे, तो उसमें दो ग्रुप का नाम सबसे पहले सामने आता है इस कोल्ड वॉर के दौरान। एक जो है वो ग्रुप यूएसए का है और दूसरा ग्रुप जो है वो यूएसएसआर का है। अगर हम इस गुट के बारे में जाने या इसके बारे में बात करें, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो समय था, ये जो गुट था, इस गुट में जो यूएसए जिसको लीड कर रहा था,
उस गुट को कई सारे नाम से हम लोग जानते हैं, कई सारा नाम उनको दिया गया है, जिसमें से एक नाम अमेरिकी गुट है, दूसरा नाम उसको पश्चिमी गुट भी कहा जाता है, तीसरा उसको लोकतांत्रिक गुट भी कहा जाता है। जबकि साम्यवादियों की बात करें तो साम्यवादी, इसे आप देखेंगे कि साम्यवादी जो थे इसे पूंजीवादी गुट के नाम से जानते हैं या इसे पूंजीवादी गुट बोलते हैं। वहीं पे अगर दूसरा गुट है जिसको कि यूएसएसआर लीड कर रहा था, उसकी बात करें तो यूएसएसआर गुट को, जो गुट था, उस गुट को पूर्वी गुट भी कहा जाता था, सोवियत गुट भी कहा जाता था और साम्यवादी गुट भी कहा जाता था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से पूरा दुनिया जो है दो गुट में शामिल हो गया था और ये दोनों ही गुट, चाहे यूएस हो चाहे यूएसएसआर हो, दोनों ही गुट ने अपने अपने विचारधारा को लेके, अपने विचारधारा को फैलाने को लेके एक तरह से एक कैंपेन शुरू किया, जिसमें जो देश शामिल थे, दूसरे देश थे, उनको इसमें शामिल करने का कोशिश किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा अमेरिका के बारे में जाने, अमेरिका की डेवलपमेंट के बारे में जाने। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते आप देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका जैसा देश इस समय बहुत ज्यादा अपने आप को विकसित कर चुका था, या कहें कि अपना डेवलपमेंट इतना ज्यादा कर चुका था कि वो अब लगभग दुनिया की सभी चीजों को एक तरह से निर्धारित करने में सक्षम था। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि किस तरह से जो यूएसए है, भले ही उसका पॉपुलेशन में, पूरी दुनिया के पॉपुलेशन में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं थी, बावजूद उसके जो रिसोर्सेस है या जो उस समय प्रोडक्शन किया जा रहा था अलग अलग चीजों का, उसमें अगर उसकी भागीदारी को देखें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते थे। जैसे कि यहां पे देखा जाएगा कि यूएस पॉपुलेशन जो है वो केवल टोटल पॉपुलेशन का 6% था, बावजूद उसके अगर प्रोडक्शन में उनका हिस्सा देखा जाए तो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का बात किया जाए, उस समय दुनिया के टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना होता था, तो उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो आप देखेंगे कि यूएसए का योगदान होता था वो लगभग 50% के आसपास होता था। सोचिए, लगभग 6% लोग 50% जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन किया जा रहा था उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की बात जब की जाती है, पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन हो रहा था, उस पूरे दुनिया के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 46% प्रोडक्शन जो है वो अकेले उस समय अमेरिका करता था। वैसे ही रेडियो की बात किया जाए तो रेडियो में भी उसका 48% की हिस्सेदारी थी और वो इस तरह से पूरी दुनिया में काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज के रूप में अपने आप को डेवलप कर चुका था। अब बात करें हम लोग की किस तरह से जो इस समय गुटबंदी हुआ था, जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे ही दोनों ही देशों ने यूएसएसआर और जो, अगर यूएसएसआर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें हम लोग, जैसे अमेरिका के बारे में बात किया, तो यूएसएसआर ने 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उस रशियन रेवोल्यूशन के बाद से लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए, लगातार उसने हर तरह के चीजों में अपनी हिस्सेदारी देने की बात की। आप देखते हैं कि एक समय था जब 1929 से लेके 32 के आसपास का जो रिसेशन का टाइम था, या कहें ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइम था, उस टाइम में जब पूरी दुनिया जो है वो मंदी से गुजर रही थी, तो उस दौरान भी रसिया जैसा देश जो है वो अपने आप को बड़ी तेजी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहा था या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा था, और उसके पीछे शायद उनके 5 ईयर जो प्लान्स थे उसकी काफी योगदान रहा होगा। अब बात करें हम यहाँ पे कि दोनों के बीच में कैसे प्रतिद्वंदता हुई, कैसे उनकी शुरुआत हुई, तो आप देखते हैं कि जो यूएसएसआर है या यूएसए की बात करें तो यूएसए ने पूंजीवादी गुटों का एक गुट बनाया, जिसमें 1989 तक कम से कम आप देखते हैं कि यूएसए का लगभग बात करें तो 50 देशों के साथ लगभग संधियां जो है वो हो चुकी थी, और इस संधि के कारण हम लोग देखते हैं कि लगभग 50 लाख अमेरिकी जो टुकड़ियां हैं सेना की, वो 117 देशों में तैनात किए जा चुकी थी। यानी कि जो अमेरिका है वो एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि किस तरह से
अपनी मिलिट्री को न कि यूएसए में बढ़ा रहा है, बल्कि यूएसए के बाहर भी पूरी दुनिया में लगभग 50 देशों में इतना सारा मिलिट्री जो है वो डिप्लॉयड कर चुका है। और उसका एक ही मकसद था कि कैसे यूएसएसआर को, जो कि एक साम्यवादी देश है, उसको रोका जाए या उसको कंट्रोल किया जाए, और इसी संदर्भ में वो बाकी देशों से अपनी ट्रीटी करते रहता है। वहीं पे यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर जो कि पूर्वी गुट था या सोवियत गुट, जिसको कि कम्युनिस्ट गुट भी कहते हैं, उसने भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने गुटों को बढ़ाने के लिए सोवियत संघ ने क्या किया कि अपने विशाल आकार का, आप अगर वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोवियत संघ का जो, या कहें कि रूस का जो एक बड़ा सा जो साइज था, उसका उसने काफी फायदा उठाया या उसको उसका काफी लाभ मिलता था। यूएसएसआर ने, आप देखेंगे कि लगभग 7 यूरोपीय देशों के साथ जिसमें कि पूर्वी जर्मनी है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, अल्बानिया है, इन सब में साम्यवादी शासन जो है एक के बाद एक करके स्थापित करने में कामयाब रहा, और उसने इस तरह से गुटबंदी का में अपना भी हिस्सेदारी निभाई। अब ये दोनों गुट जो थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। सबसे पहले सवाल जब ये शीत युद्ध को लेकर जब हम लोग करते हैं तो आता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या बात करें उस समय के उत्पत्ति के पहले की, जैसे हमने गुटबंदी की बात किया था, देखा था कि कैसे हो रही थी। तो उसी दौरान एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है एरिक हॉब्सबॉम। एरिक हॉब्सबॉम को जब आप देखेंगे तो वो इसके बारे में स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि यह युद्ध एक नई टेक्निक के आधार पर लड़ी गई थी, या एक युद्ध की नई टेक्निक थी जिसमें वार कभी हुआ ही नहीं। या कई बार वो ये भी कहते हैं एरिक हॉब्सबॉम कि ये जो युद्ध थी ये एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वार माना जा सकता है। वो कोल्ड वार को एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वार मानते हैं या उसको मानने की बात करते हैं। वहीं पे जब कोल्ड वार की ओरिजिन की बात की जाती है तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, बहुत सारे इतिहासकार उस रूसी क्रांति को भी एक तरह से इस कोल्ड वार के ओरिजिन के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जब उस दौरान लेनिन और वुडरो विल्सन के बीच में जो विरोधाभासी बातें चल रही थी, विचारधारा चल रही थी, उसका प्रसार हो रहा था। तो एक तरह से कई सारे इतिहासकार जो है इसकी उत्पत्ति कहां से देखते हैं, 1917 की रूसी क्रांति के ही में ही देखते हैं कि उसी क्रांति के कारण एक तरह से वहीं से शुरुआत हो गई थी इस शीत युद्ध की। जबकि दूसरी बात करें हम लोग तो दूसरा कारण जो देखने की ओरिजिन के बारे में, विशेष करके अभी हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो ओरिजिन को देखते हैं। तो दूसरा जो ओरिजिन का कारण था उसको हम लोग कहीं ना कहीं 1945 से 1947 के बीच में जो घटनाएं हुई थी उस घटनाओं को समझने की कोशिश करें तो हमें इस बात का पता चल जाता है कि किस तरह से इस बीच की घटनाओं ने एक तरह से कोल्ड वार या शीत युद्ध के उत्पत्ति में अपना योगदान दिया या रिस्पॉन्सिबल बने। इसी दौरान एक घटना हुई थी जिसको कि हम लोग देखते हैं, यूएसए और ब्रिटेन दोनों ने ही अटैक करने में काफी देरी की, उस पर आक्रमण करने में काफी देरी किया। कारण यह था कि वो चाहते थे कि रूसी रिसोर्सेज जो है कम हो जाए या रूसी जो है वो मोर्चे पे थोड़े कमजोर पड़ने लगे, और इस कारण से उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण करने में देरी की। ये रूस का भी मानना था, रूस भी ये मानता था कि ये जानबूझ के जो ब्रिटेन है या अमेरिका है वो जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण जो है वो इसके ओरिजिन का बनता है। उसी तरह से जो जापान पे एटॉमिक अटैक किया गया अमेरिका का, वो भी एक ओरिजिन का कारण माना जाता है, क्योंकि उस समय तक क्लियर हो चुका था कि जापान जो है उसके रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। जापान अब ज्यादा दिन तक युद्ध में टिकने वाला नहीं है और लगभग वो हार चुका है और कभी भी वो सरेंडर कर सकता है। बावजूद उसके यूएसए ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम का प्रयोग किया, जिसको कि रशिया ने एक तरह से थ्रेट के रूप में लिया, संदेह के रूप में लिया, और वहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्योंकि जो रूस है उसका मानना था कि हम सेम ही ग्रुप में, एक ही ग्रुप में होते हुए भी अमेरिका ने कभी भी रूस को इस एटॉमिक बम के बारे में नहीं बताया।
उसी तरह से एक तीसरा कारण यहां पे देखें हम लोग तो जो है पोट्सडैम वाली है। पोट्सडैम में जो ट्रूमैन ने स्टालिन को अंधेरे में रखा था, वो भी एक कारण इस शीत युद्ध के ओरिजिन के रूप में देखा जाता है। वहीं पे एक चौथा कारण देखें तो हमें पता चलता है कि वार के बाद जो विभिन्न क्षेत्र थे, उनके जो बंटवारे का रूपरेखा तैयार किया गया था, कहीं ना कहीं ये रूपरेखा जो तैयार किया गया था कि किसको कहां पे कौन से जगह दी जाएगी, ये भी एक तरह से शीत युद्ध के ओरिजिन के रूप में या उसकी उत्पत्ति के रूप में एक कारण बन के उभरा, क्योंकि उसका बंटवारा ही इस ढंग से किया गया था कि जिसका निपटारा जो है वो बाद में करना बड़ा मुश्किल था। वहीं पे पांचवा या छठा एक और कारण देखा जाए तो कुछ इतिहासकार जो है वो इसकी शुरुआत जो है स्टालिन के द्वारा जो एक कड़ी विचारधारा अपनाई गई थी, उस विचारधारा को मानते हैं, जिसमें स्टालिन कहता है कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। साम्यवाद और जो आपको पूंजीवाद है वो एक साथ कभी भी नहीं रह सकता। दोनों के बीच में युद्ध जो है वो निश्चित है, और वो युद्ध जो है तब तक चलेगा जब तक कि पूंजीवाद की खात्मा नहीं हो जाती और समाजवाद की स्थापना नहीं हो जाती। तो स्टालिन के इस तरह के जो एक तरह से आप देखते हैं कि जो आक्रामक विचार था कैपिटलिज्म को लेके और कम्युनिज्म को फैलाने को लेके, इस विचारधारा ने भी कहीं ना कहीं यूएसए को या दूसरे जो यूरोपियन पश्चिमी यूरोपियन देश जो है उनको एक तरह से सत्ते में ला दिया और उनको सोवियत रूस के खिलाफ आने के लिए मजबूर कर दिया। अब हम बात करें कि हम सारे लोग तो ये बात करते हैं कि उसकी ओरिजिन कैसे हुई, उसके कारण कैसे हुए, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा जो चीज हम मिस कर देते हैं वो ये है कि वो कौन से पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरियोग्राफी क्या है, हिस्टोरियंस इसके बारे में क्या करते हैं, या जो हिस्टोरियंस का जो स्कूल है, ग्रुप है, वो क्या सोचता है इस कोल्ड वॉर के बारे में, इस पे बहुत कम बात होती है। तो इसीलिए हम आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोल्ड वॉर का ओरिजिन था, उस ओरिजिन के लिए कौन कौन से पर्सपेक्टिव जो हिस्टोरियंस के हैं वो हमारे सामने आते हैं। जब हम उसके कोल्ड वॉर के हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं तो हमारे सामने चार तरह का ग्रुप जो है, चार पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है, जिसका नाम जो है वो आप यहां पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि पहला जो इस पर्सपेक्टिव में पहला जो ग्रुप आता है उसको कहते हैं द ऑर्थोडॉक्स व्यू, जिसको कि हिंदी में हम लोग रूढ़िवादी भी कह सकते हैं। तो एक रूढ़िवादी वाला आता है। दूसरा जो व्यू आता है या दूसरा जो पर्सपेक्टिव इस कोल्ड वॉर के ओरिजिन के बारे में हमें दिखाई देता है वो है रिविजनिस्ट व्यू जो है उनका, और तीसरा एक जो व्यू है उसको हम पोस्ट रिविजनिस्ट बोलते हैं, और चौथा को पोस्ट कोल्ड वॉर हिस्टोरियंस का व्यू हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने जो है वो चार तरह के पर्सपेक्टिव आते हैं जो कि इस कोल्ड वॉर के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। जब हम ऑर्थोडॉक्स व्यूज की बात करते हैं या इसकी ट्रेडिशनल व्यूज की बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे ऑर्थोडॉक्स हिस्टोरियंस जो है उनका मानना है कि कोल्ड वॉर के लिए सोवियत यूनियन जो था वो जिम्मेदार था। यानी कि ऑर्थोडॉक्स हिस्टोरियंस जो है वो क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं इस कोल्ड वॉर के ओरिजिन के लिए? सोवियत यूनियन को मानते हैं, और वो कहते हैं कि सोवियत यूनियन ने जो विस्तारवादी या एक्सपेंशनिस्ट जो व्यूज अपनाई थी या वो जो नीति अपनाई थी, जो कि पश्चिम के प्रति एक तरह से संदेह का कारण था, या जो पूरी दुनिया में मार्क्सिस्ट जो व्यू है, विचारधारा है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। इस कारण से ये कोल्ड वॉर की शुरुआत यहां पे देखने को मिलता है। इस ग्रुप का यह भी मानना है कि स्टालिन ने जो याल्टा एंड पोट्सडैम एग्रीमेंट था उसको वायलेट किया, और जब वो वायलेट किया इस कारण से ईस्टर्न यूरोप पे सोवियत यूनियन ने क्या किया कि अपना पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया, वहां पे एक तरह से कम्युनिज्म लाने का प्रयास किया, जिसका सेंटर जो है एक तरह से मॉस्को को बनाया गया था। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि कैसे यूनाइटेड स्टेट जो है उसने रक्षात्मक नीति अपनाते हुए ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड मार्शल प्लान के तहत
नेटो की स्थापना 1949 में की। नेटो जिसका कि फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई जिससे कि रूस की जो विस्तारवादी नीति है उसको आसानी से रोका जा सके। जब हम ऑर्थोडॉक्स हिस्टोरियन की बात करते हैं, उनकी व्यूज की बात करते हैं, तो उसमें एक दो नाम बड़ा फेमस है जो आता है। उसमें एक नाम है A.M. स्लेजिंगर, दूसरा नाम है W.H. मैकमिल और तीसरा जो है H. फ्रीज का नाम आता है। और ये मुख्य रूप से इसमें अपना विचार देते हैं और इस तरह के रूस को एक तरह से जिम्मेदार मानते हैं। वहीं पे जो दूसरा एक थॉट है या कहे कि दूसरा जो एक पर्सपेक्टिव है जिसको कि हम लोग रिविजनिस्ट व्यूज कहते हैं या संशोधनवादी विचारधारा कहते हैं, उस संशोधनवादी विचारधारा को देखें तो इसमें इनका मानना है कि कोल्ड वॉर जो है वो यूएस फॉरेन पॉलिसी के कारण हुआ। वियतनाम वॉर के दौरान जो भी घटनाएं हुई थी वो इस तरह से हमने देखा कि ये इस युद्ध के लिए एक तरह से जिम्मेदार होती है। उसी में एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है विलियम एप्पलमैन विलियम्स जैसे संशोधनवादी इतिहासकारों ने कोल्ड वॉर की शुरुआत को डॉलर डिप्लोमेसी के रूप में देखा है। कहीं ना कहीं वो मानते हैं, रिविजनिस्ट हिस्टोरियन जो है वो मानते हैं इसमें कि यूएसए के जो फॉरेन पॉलिसी जो है उसको जिम्मेदार माना गया है, जो मुख्य रूप से कैपिटलिज्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, जबकि कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने फ्री मार्केट को सिक्योर करने के लिए पूर्वी यूरोप में एक तरह से कंटेनमेंट जो है वो किया था। उसी में दूसरे जो रिविजनिस्ट है, अदर रिविजनिस्ट जिसमें कि गैब्रियल आते हैं, जिसमें कि जोइस कोल को आते हैं, उन्होंने यूएस की विदेश नीति को एक तरह से कहीं ना कहीं इस कोल्ड वॉर के ओरिजिन के संदर्भ में बहुत कम रिलेवेंट बताया है। दोनों ने ही अमेरिकी नीतियों को कैपिटलिज्म से प्रेरित और आर्थिक मंदी से डर के लिए जो रिसेशन था उसके संदर्भ में देखा है। वैसे ही अब हम बात करते हैं चौथे एक ग्रुप का, जो तीसरा ग्रुप है उसकी बात करें, या उसी में एक और नाम ले लीजिए, आप लिख लीजिए, जिसका नाम है थॉमस पीटरसन। थॉमस पीटरसन ने लिखा है कि अमेरिकी नीति जबरदस्ती संयुक्त राज्य अमेरिका के पुनर्निर्माण कूटनीति के विशेषता थी। स्टालिन स्वयं एक व्यवहारिक नेता था और कैसे अमेरिकी जीत के लिए सोवियत सुरक्षा की आवश्यकताओं को समझने के लिए अधिक इच्छुक था। कुछ समझौता की वो पेशकश भी करते थे। स्टालिन ने कुछ रियायतें भी दी थी, बावजूद उसके इस तरह के माहौल जो है वो देखने को मिलता है। ये जो है वही रिवाइजनिस्ट जो हमारे इतिहासकार हैं उनका मानना है। उसी में एक और नाम आप चाहें तो जोड़ सकते हैं जिनका नाम है पीएमएस ब्लैकेट। पीएमएस ब्लैकेट ने आप देखेंगे कि किस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बम का प्रयोग किया गया था, उस न्यूक्लियर बम के प्रयोग को उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए प्रयोग नहीं किया, बल्कि वो कहते हैं कि ये बम का प्रयोग जो है कहीं ना कहीं यूएसएसआर को धमकी के तौर पे वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए प्रयोग किया गया था। एक और इतिहासकार है जिनका नाम है अल्पेरोविज। उनका मानना है कि जापान जो है वो ऑलरेडी यह युद्ध जो है वो हार चुका था, बावजूद उसके ऊपर ये जो न्यूक्लियर वेपन प्रयोग किया गया वो कहीं ना कहीं रूस के लिए ही किया गया था। उसके अलावा आप बात कर ले थोड़ा सा पोस्ट रिविजनिस्ट व्यू का। अब ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे हम, जो ओरिजिन है बस दो और लोग हैं उनकी बात करते हैं और इसको खत्म करते हैं, जिसमें कि हम पोस्ट रिविजनिस्ट व्यू की बात करें तो इसमें इस ग्रुप में आप देखेंगे कि कैसे ऑर्थोडॉक्स और रिविजनिस्ट दोनों ही तरह के व्यूज को नकारा और इसके लिए ना ही उन्होंने यूएसए को जिम्मेदार माना, ना ही उन्होंने यूएसए रहा। दोनों में से किसी को जिम्मेदार नहीं माना, बल्कि कोल्ड वॉर के ओरिजिन के लिए उन्होंने कुछ अलग ही बात की। उसी में दो इतिहासकार हैं जो कि संयुक्त रूप से अपना स्टेटमेंट देते हैं, जिनका नाम है जॉन लेविस गैडी और वाल्टर लाफेबर। दोनों ने ही इस बात से सहमति जताई है कि कैसे मिसपरसेप्शन के कारण कोल्ड वॉर की ओरिजिन की शुरुआत हुई। उन्होंने यह भी बोला है कि दोनों ही सुपर पावर ने एक दूसरे के पावर को, एक दूसरे की शक्ति को ओवर एस्टिमेट किया और दोनों ने ही कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि 1914 के दशक के दौरान जो टेंशन बढ़ रहा था, उस टेंशन को खत्म करने के बजाय वैसी पॉलिसीज को
उन्होंने फॉलो किया जो इस टेंशन को बढ़ाया। एक्शन जो है उनका, जो एक्शन एंड उसका जो रिएक्शन था, कहीं ना कहीं ये उनके एक्शन और रिएक्शन के कारण जो है इस कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। वैसे ही हम लोग अब बात करें अगर एक चौथे ग्रुप का जिसका नाम है पोस्ट कोल्ड वॉर हिस्टोरियंस का व्यूज, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हुआ ये कि सोवियत संघ के फॉल के बाद या कहें कि जो उसका विघटन हुआ, उस विघटन के बाद बहुत सारे नए ऐसे सोर्सेस जो है वो लोगों के सामने आए, हिस्टोरियंस के सामने आए, जिसके बाद ये पता चल पाया कि सोवियत या कहें कि उस दौरान सोवियत में या दूसरे जगहों पे क्या क्या हो रहा था और कैसे उसका एक तरह से इस कोल्ड वॉर के ऊपर इंपैक्ट रहा। उसी कारण से क्या होगा कि जैसे ही थोड़े लोगों को फ्रीडम मिले और ये नए जो सोर्सेस है वो सामने आए, तो इतिहासकारों ने खुल करके अपना व्यू देना शुरू किया और वो कम्युनिस्ट जो सेंसरशिप होता था, उस कम्युनिस्ट सेंसरशिप से अलग हटके एक अपना इंडिपेंडेंट व्यू देना शुरू कर दिया। और ये कब हुआ? पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, यानी कि हिस्टोरियंस जो थे उनके रूप में अगर हम लोग देखते हैं तब ये आता है। हमने देखा था कि कैसे एक पोस्ट रिविजनिस्ट हिस्टोरियन है जिनका नाम है जॉन लेविस गैडी, इन्होंने पहले क्या किया था? अलग तरह का व्यू दिया था। अब पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद इनका स्टेटमेंट जो है वो बदल जाता है जब वो नए सोर्सेस को देखते हैं, और नए सोर्सेस को देखने के बाद कहीं ना कहीं वो जो अपना स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट में कहते हैं कि इस कोल्ड वॉर का जो ओरिजिन था वो कहीं ना कहीं जो स्टालिन की पॉलिसीज थी उसमें था, या स्टालिन को वो जिम्मेदार मानते हैं। कोल्ड वॉर के बाद के इतिहासकार ने इसके ओरिजिन के लिए व्यक्ति और उसके निर्णय या कहें कि इंडिविजुअल्स एंड उसके जो एक्शन थे उसको जिम्मेदार मानते हैं, ना कि सरकार और उसकी पॉलिसीज को जिम्मेदार मानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो कोल्ड वॉर का जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन के बारे में चार जो हमारे पास पर्सपेक्टिव है वो हमारे सामने आते हैं। तो आज के वीडियो में ये था कि कैसे कोल्ड वॉर की जो उत्पत्ति हुई। अब अगले वीडियो में हम लोग कोल्ड वॉर के कारणों को डिटेल में एक एक करके जानने की बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।